चीन में कोरोना संक्रमण बढ़ने से लगे लॉकडाउन वहां की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। भारी इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि चीन की करेंसी युआन में भारी गिरावट देखी जा रही है। युआन नवंबर 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन का बेंचमार्क इंडेक्स CSI 300 23% टूट चुका है इस साल। जी हां, जनवरी से अब तक 23% की गिरावट उसमें देखने को मिल चुकी है। पिछले हफ्ते ही IMF ने 2022 के लिए चीन के GDP अनुमान को घटाकर 4.4% कर दिया है। कई और एजेंसियों ने भी चीन की ग्रोथ का अनुमान घटाया है। लॉकडाउन की वजह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा है। चीन में रोजाना कोरोना के करीब 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमण को रोकने के लिए चीन ने कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है क्योंकि चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है और फैक्ट्री में जब माल नहीं बन पा रहा है लोगों के पहुंचने से या निर्यात नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर अलग अलग देशों पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। सर, सबसे पहला सवाल युआन की गिरावट पर। चीन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है युआन का गिरना? शुभम, पहली बार हम एक बड़ा घटनाक्रम भारत के पड़ोस की अर्थव्यवस्था में और दुनिया की फैक्ट्री में देख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ तक आते आते कोविड की तीसरी चौथी लहर आते आते चीन की अर्थव्यवस्था थक रही है और उस थकान के संकेत हमें कई तरह से कई जगहों पर दिखाई देते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा संकेत और सबसे जो ग्लेरिंग चौंकाने वाला संकेत था वो पिछले हफ्ते आया जब हमने देखा कि एक महीने में चीन से करीब 17.5 बिलियन डॉलर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। इसमें करीब 11.5 बिलियन डॉलर के आसपास का 11.2 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में था। यानी अमेरिका के बाद चीन के बॉन्ड्स और चीन के इक्विटी बाजार में सबसे ज़्यादा निवेश होता था। हमने ये परिस्थिति देखी थी जब रूस के साथ युद्ध शुरू हुआ था और चीन के बाजारों में निवेश होना शुरू हुआ था। लेकिन हमने अब पिछले एक महीने के दौरान, पिछले 15 दिनों के दौरान खास तौर पर चीन से काफी बड़ी मात्रा में निवेश को बाहर जाते देखा और इसका असर, आपने जिस तरफ इशारा किया, इसका असर युआन की कीमत पर पड़ा और युआन की कीमत में तेज गिरावट आई और चाइना का जो सेंट्रल बैंक था PBOC, उसको बाजार में इंटरवीन करना पड़ा। उसे जो बैंकों के लिए फॉरेक्स होल्डिंग के नियम थे उनको बदलना पड़ा और बाजार में युआन के बदले डॉलर की मांग को सीमित करने की कोशिश करनी पड़ी ताकि बाजार में युआन पर और ज़्यादा दबाव ना बन सके। यही वो ट्रैप है। अगर युआन में गिरावट, हालांकि युआन फ्री फ्लोट करेंसी नहीं है, चाइना इस करेंसी को अपनी तरह से मैनेज करता है, इसे डॉलर के साथ पैरिटी के फार्मूले के तौर पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर भी युआन की गिरावट सीधे तौर पर चीन से निकलने वाले विदेशी निवेश पर केंद्रित है और उसका असर चीन की जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है उसमें कॉन्फिडेंस और विश्वास पर पड़ रहा है। यह पहला बड़ा संकेत है जो चीन की अर्थव्यवस्था के थकने के तौर पर हमारे सामने आता है। सर, चीन दुनिया की फैक्ट्री, हम जानते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के अलग अलग देशों को प्रभावित करती है। तो चीन में ये संकट दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती दो तरह से है। एक, चीन दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी इंपोर्टर भी है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा, स्टील, कोल, तेल और बाकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के सबके सबसे बड़े इंपोर्टर्स में पहले या दूसरे नंबर पर है। या तो इंपोर्टर है या कंज्यूमर है और दूसरा ये कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। जो आंकड़े हमारे पास आए वो आंकड़े क्यों चीन थक रहा है और इसके कारण दुनिया के निवेशकों का नज़रिया चीन को लेकर बदल रहा है, या दुनिया के बहुत सारे निवेशक या बाजार के लोग अपने चीन से आने वाले रिस्क को हेज करने लगे हैं। इस तरीके की बातें कही जाने लगी कि अगली अगर रिसेशन आती है या अगला बड़ा स्लोडाउन आता है तो आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी 3-4 बड़ी वजह हैं। चीन में करीब 31 अलग अलग राज्य हैं। उनके जो आंकड़े हमारे सामने आए उसमें पता चला कि 28 राज्यों की आर्थिक विकास दर जो है वो 1% से कम थी, 1 से 1.5% के आसपास थी। यानी चीन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो 2 से 2.5 से 3% के आसपास ग्रो कर रहा था। यह चीन की अर्थव्यवस्था की जो भूगोल है वो ये बताता है कि चीन के अलग अलग हिस्सों से उत्पादन में कमी आ रही है या यहाँ वहाँ लॉकडाउन के कारण चीज़ें बिगड़ रही हैं और उसका असर हमें दो तरह से दुनिया के बाजारों पर दिखाई पड़ रहा है। एक, सप्लाई चेन क्राइसिस के तौर पर, हम उसे आप अपने पड़ोस के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, इलेक्ट्रिकल्स मार्केट में भारत में महसूस कर सकते हैं, चिप और कंपोनेंट्स के मार्केट में महसूस कर सकते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है शुभम इस समय क्योंकि इस समय पूरी दुनिया महंगाई के घोड़े पे सवार है और उस समय चीन से आने वाले सामान की किल्लत और कीमतें बढ़ना दोहरी मुसीबत है। और इसलिए हम एक वो दौर जब 15 दिन पहले, एक महीने पहले दुनिया के बाजारों में कमोडिटी की कीमत बढ़ते देख रहे थे, वही कमोडिटी की कीमत अब गिरावट की तरफ जा रही है क्योंकि लोगों को एक छोटे समय की मंदी आती दिख रही है जिसकी जड़ शायद चीन में हो सकती है।
सर अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति ने चीन के शी जिनपिंग ने एक नया पैकेज घोषणा की है इसको उभारने के लिए। वो पैकेज कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है? चीन के राष्ट्रपति की एक बड़ी घोषणा आई है और वो घोषणा चीन की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, जो लगातार कोविड के लॉकडाउन और उसके बाद के कारणों से आई है, उसे उबारने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ऑल आउट एफर्ट करेंगे। यानी जितना भी चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चाहे वो सड़कें हों, पुल हों, बिल्डिंग्स हों, उन पर बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। ये कोशिश ये है ताकि चीन के अंदर डिमांड जनरेट की होती जाती रहे, निवेश आता रहे। शी जिनपिंग ने ये कहा है कि आपने जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसमें उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है और उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के तहत चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश आने वाले समय में काफ़ी बढ़ाया जाएगा। पर इस घोषणा को आपको थोड़ा सतर्क होकर लेना पड़ेगा, क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कोविड लॉकडाउन के बाद से गहरे दबाव में है। हमने वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में मेल्टडाउन देखे हैं, कंपनियों को डूबते हुए देखा है, बैंकों का बड़ा एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मौजूद है। तो चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हमेशा चीन की ग्रोथ का इंजन रहा है, उस इंजन में कितनी दम बची है, क्या उसे फिनांस करने के लिए चीन के पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन चीन की सरकार ने इस मंदी को देखते हुए आगे बढ़कर एक नया निवेश कार्यक्रम घोषित किया है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर चीन पर कोई दबाव आता है तो एक ग्लोबल ग्रोथ के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुनिया की निगाह में यह है कि इस साल क्या चीन 5.5% की 5.5% की विकास दर का लक्ष्य हासिल कर पाएगा, क्योंकि अगर ये विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं होता तो पूरे दुनिया के जो विकास के ग्रोथ के आकलन हैं उनको दोबारा वापस रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल।